हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत बेसिक इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कट कर दिए गए हैं, बट मैं फिर भी वो टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर वो टॉपिक्स आप नहीं करेंगे तो आगे वाले टॉपिक्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपके सिलेबस में से एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, इस तरह की डेफिनेशंस एंड ऑल सब कुछ कट किया हुआ है, राइट। मैटर, ये सब कट किया हुआ है, बट यू मस्ट नो ऑल दीज डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन, अदरवाइज आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग का जो पार्ट है जो मैं पढ़ाऊंगी वो हम फटाफट रिवाइज करेंगे एक तरह से, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है। जो नई चीज़ होगी उनको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, देन विल मूव ऑन एंड साइड बाय साइड मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये टॉपिक सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री क्या है। अगर आपको किसी आम इंसान को बताना होगा व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आप क्या बोलोगे? अब डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, खाने पीने की, मेडिसिन की, बहुत चीज़ों की, सब में कोई ना कोई केमिकल प्रेजेंट है। सो बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, कि किस तरह से वो बने हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, कौन से लॉज उनको गवर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी केमिस्ट्री में। ठीक है, अब बात आती है, दोबारा एक बार कर लेते हैं कि केमिस्ट्री सिंपल चीज़ है कि आप इसमें क्या स्टडी करते हो, मैटर एंड मैटर रिलेटेड उसके कंपोजिशन, कि किस तरह से वो बना है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है ना, प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, कौन से लॉज उसको गवर्न करते हैं, कैसे उनमें रिएक्शंस हो रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी केमिस्ट्री में कवर अप होगी। फिर बात आती है कि हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है केमिस्ट्री का। तो जैसा आपको पता है, देखिए, अगर आप डे टू डे लाइफ में देखिए, सबसे पहली चीज सपोज कीजिए हम कह देते हैं फूड। ठीक है, इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंस या स्कोप की बात करूं, तो फूड जो भी आप खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव सब में डला होता है, एसिड रेगुलेटर्स सब में डले होते हैं, तो वो सब क्या है, एक तरह के केमिकल्स हैं, है ना। या फूड में ऐसे बहुत सी चीज़ें, पैक्ड फूड में तो देखिए सब में ही होता है, बट उसके अलावा भी जो आप घर में खाना वगैरह बना रहे हैं, कितनी ऐसी चीज़ें जिसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, एक तरह का केमिकल है। उसके बाद इसी तरह फूड हो गया, देन मेडिसिन में सब लोगों के घर में पैरासीटामोल ऑलमोस्ट होती ही है, पैरासीटामोल, डिस्प्रिन। ठीक है, ये क्या है, केमिकल्स ही हैं। अब पैरासीटामोल आपका क्या है, फीवर को कम करती है और पेन को भी रिलीव करती है। फीवर को जो कम करती है दैट इज एंटीपायरेटिक्स, और जो पेन रिलीव करती है दैट इज एनाल्जेसिक। तो इसी तरह से मेडिसिन में भी केमिकल्स का रोल आ गया, नो डाउट केमिस्ट्री वहां भी इन्वॉल्व हो गई। फिर हम उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि फ्रिज में CFCs पहले हुआ करते थे, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता था, बट उनको अब रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसी तरह इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली बहुत से केमिकल्स आ गए हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंस ही हो केमिस्ट्री का, कि डे बाय डे आप एडवांसमेंट होती जा रही है, कि हम जो पुराने केमिकल्स थे उनको रिप्लेस करके न्यू केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे हैं। ठीक, और कहाँ देखिए यूज होता है केमिस्ट्री, अगर आप बात करो, मेडिसिन तो मेनली थी ही, जो बड़े आपके कह सकते हैं डिजीजेस हैं, उनके केस में भी यही चीज़ होती है कि आपको सपोज कीजिए कैंसर है, कैंसर में सिस्प्लेटिन यूज़ हो रहा है, या कई और तरह के मेडिसिन या ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ सब जगह केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। मोर ओवर, जैसे हमारा शरीर दिख रहा है, हमारी बॉडी में जितनी रिएक्शंस हो रही हैं वो वहाँ भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, बस फ़र्क क्या होगा, बायोलॉजी भी वहाँ इन्वॉल्व है। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है, कौन सा आपका सबस्ट्रेट या खाना जो आपने लिया कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, एंजाइम्स कौन से उसमें यूज़ हो रहे हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री सब जगह इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें, फर्टिलाइजर्स हैं, वो भी केमिस्ट्री है, किसानों को चाहिए होता है, खाद डालते हैं, तो वहाँ पे भी यही चीज़ें आती हैं, है ना। घरों में हम स्प्रे करवाते हैं मॉस्किटोज के लिए, या रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं, वो सब इसके अंडर कवर होंगे। तो बेसिकली अगर आप इंपॉर्टेंस या स्कोप ऑफ केमिस्ट्री की बात करो, इट इज़ वेरी वास्ट। ठीक है, ये सब आप लोगों को भी पता है। कॉस्मेटिक्स में लड़कियां, लेडीज बहुत कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं, सब में बहुत, अगर आपने, मुझे लगता है, इंग्रेडिएंट्स देखे भी नहीं होंगे, बट व्हेन यू नोटिस देम, उनमें मैक्सिमम डिफरेंट टाइप के आपको केमिकल्स ही नजर आएंगे। ठीक, उसके बाद बात आती है, ये तो हो गया आपका इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। देन नेक्स्ट आता है मैटर। मैंने डेफिनेशन में एक वर्ड बोली थी ना, मैटर,
केमिस्ट्री की डेफिनेशन में मैटर वर्ड बोला था। मैटर क्या है? ये आप पढ़ते आ रहे हो, इट इज समथिंग विच हैज स्पेस, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, फाइन, एंड जिसकी प्रेजेंस आप अपने किसी भी सेंस से 5 सेंसेस में फील कर सको, दैट इज एक्चुअली मैटर। ठीक, मैटर की डेफिनेशन एंड ऑल ये सब आपके सिलेबस में एज सच नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस के रिगार्डिंग, बट यू शुड नो कि मैटर क्या चीज़ है। वैसे भी आप मैटर बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो मैटर की। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड विच कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में देखिए मैटर की 2 तरह से कर सकते हैं हम, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकली आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, पहले यही कवर कर लेते हैं, उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए फिजिकल में खाली यही 3 हैं। अब ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। सॉलिड्स क्या हैं? जिनकी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है। ठीक है, और लिक्विड्स जहां पे शेप आपकी, वॉल्यूम डेफिनेट है लेकिन शेप कोई डेफिनेट नहीं है, जिस बर्तन में आप डालोगे उस लिक्विड को वो वैसी शेप ले लेगा। गैसेस में ना तो डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड में जैसे सपोज करो मैंने चॉक का पीस लिया हुआ है, दैट इज सॉलिड। लिक्विड आपका वाटर, ऑयल, जितनी भी चीजें इस तरह की। गैसेस में एयर अगर आप कह सकते हो। ठीक है, गैस एक इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेज है इनफैक्ट ये तो। उसके बाद इन तीनों में आपके पार्टिकल्स की अगर हम पैकिंग देखें, सॉलिड्स में क्या है? पार्टिकल्स वेरी क्लोज, इसीलिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, बस वाइब्रेटरी मोशन होती है। वाइब्रेटरी मोशन मतलब कि वो पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जगह से पूरा हिल के दूसरी जगह नहीं जा सकते, बट वाइब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या है? आपके पार्टिकल्स थोड़े फ्री हैं कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में पैकिंग उनकी ज्यादा स्ट्रांग है। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वैसे ही सेम, अ बिट। ठीक है, ज्यादा नहीं है। गैसेस में ये चीज क्या है? पार्टिकल्स वेरी लूजली पैक्ड और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सबसे ज्यादा है। तो यहां फोर्सेस आपकी सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद ये, उसके बाद गैसेस। एक चीज और है, देखिए सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं। कैसे? अब आप सॉलिड को हीट करोगे, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बट हम लेते हैं जैसे आइस, उसको हम सॉलिड फॉर्म थी, हीट किया, कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, और हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट में, यानी कि वेपर स्टेट में। ठीक है, अब बात आती है गैस और वेपर में क्या फर्क है। तो गैस और वेपर में आप देखिए, गैस वो चीज है जो आपकी रूम टेम्परेचर पे भी गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रही है। जैसे ऑक्सीजन है, वो रूम टेम्परेचर पे भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। बट वाटर वेपर की अगर आप बात करो कि कोई आप लिक्विड हीट कर रहे हो, उसका वेपर बन जा रहा है, वो गैसियस फॉर्म में, ठीक है, आपको प्लेट के ऊपर दिखता है पानी की फॉर्म में ठंडा होने के बाद, तो वो गैसियस स्टेट नहीं हुई उसकी, वो हुई आपकी वेपर स्टेट। क्यों? क्योंकि वेपर स्टेट का मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस जो एक्चुअल में तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, बट अगर आप उसको हीट कर रहे हो तो उसकी स्टेट कन्वर्ट हो जाती है एंड वो गैसियस स्टेट में है। सो दैट इज वेपर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा गैस और वेपर में फर्क। रूम टेम्परेचर पे अगर गैसियस स्टेट है दैट इज कॉल्ड एज गैस, और अगर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट है दैट इज वेपर। ठीक है, तो कि एक्चुअल में तो लिक्विड स्टेट थी बट कन्वर्ट किस में हो रहा है? गैसियस स्टेट में। क्लियर? देन आपका आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें एक तरीका तो ये है कि होमोजीनस, हेट्रोजीनस, या फिर दूसरा क्या है? प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, जिनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस का क्या मतलब है? होमो वर्ड का देखिए मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। होमोजीनस मतलब जहां पे एक ही तरह का फेज हो, एक ही पूरा आपको जो फेज दिख रहा है ना, जैसे सपोज कीजिए मैंने सिंपल पानी लिया और उसमें सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, वो कंप्लीटली अच्छे से घुल गया है, तो वो एक ही जैसा आपको दिखेगा। लेकिन अगर उसी पानी में मैं ऑयल डाल देती हूँ या कोई ऐसी चीज जो पानी में मिक्स नहीं होगी, तो 2 अलग अलग तरह के फेज दिखेंगे। तो तब आप क्या कह सकते हो? जहां पे मोर देन 1 फेज है वो हेट्रोजीनस एंड 1 टाइप ऑफ फेज होमोजीनस। ये तरीका हो गया। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस नाम से ही पता लग रहा है, मतलब जिनमें कोई और पार्टिकल एक्स्ट्रा, कोई मिलावट कुछ नहीं है, सिंपली जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हो वही सब्सटेंस है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 पार्टिकल। क्लियर?
अच्छा, एक चीज और, होमोजीनियस में देखिए यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, एक जैसा ही सारा सब जगह दिख रहा होता है क्योंकि एक ही फेज है। हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि आपके दो डिफरेंट फेजेस आ गए, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर अगर करेंगे क्लासिफाई एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स जैसे सपोज कीजिए आपने पढ़ा हुआ है, मेटल्स पढ़े हुए हैं, नॉन मेटल्स पढ़े हुए, वो सारे क्या हैं, एलिमेंट्स है ना, उनको हम जनरली क्या कह देते हैं, एलिमेंट्स। तो यानी कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस जिसको कि ना तो तोड़ा जा सकता है ना वो किसी और से बनाया जा सकता है, जिसकी फिक्स्ड डेफिनेट अपनी प्रॉपर्टीज हैं। सो एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस having definite physical and chemical properties which can neither be broken nor it can be built from any simple method, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका एलिमेंट्स। इसको आप फर्दर अगर क्लासिफाई करो, एक और डेफिनेशन है एलिमेंट की जो हम कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज दैट सिंपलर टाइप ऑफ या सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस जिसमें कि एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों, वो या तो एटम हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में देखिए 65 to 70% एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है, और उसमें भी मैक्सिमम देखिए मेटल्स हैं, है ना, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे डिटेल में आपको पता लगेगा मैक्सिमम आपका पीरियोडिक टेबल मेटल्स से कवर्ड है। तो मेटल्स आपके क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, दे पोजेस लस्टर, गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, उसके बाद आपके मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब कि आप उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो या वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दे कैन बी बीटन इनटू वायर, बीटन इनटू शीट्स एंड कन्वर्टेड इनटू या ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक। और आप इसकी प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को लेके हैं। तो ये सिंपली जैसे आप पहले पढ़ते आ रहे हैं, मेटल सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम है ना, लैब में उसको हम कट करते हैं तो बहुत सॉफ्टली कट हो जाता है। तो इस तरह की आप प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो मेटल्स को लेके। फिर है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स उसका बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, है ना। अब एक्सेप्शंस क्या है, देखिए जैसे आपका मेटल्स के केस में मरकरी एक ऐसा है जो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन नॉन मेटल्स में आपके, वैसे हम नॉर्मली हम कहते हैं मेटल्स मैक्सिमम जो है सॉलिड्स के केस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट मरकरी एक एक्सेप्शन है, ठीक। इसी तरह से नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज अगर हम कहेंगे, दे डोंट पोजेस लस्टर, पुअर कंडक्टर्स हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट जो कार्बन का एलोट्रोप है वो, ठीक है। उसके बाद आपने मेटल्स में क्या पढ़ा था, लस्टर पढ़ लिया, कंडक्टर्स का अपोजिट वो चीज पढ़ ली। देन ये आपकी तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी। अब अगर आप देखें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल्स हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लिक्विड आपका ब्रोमीन, सॉलिड आपका आयोडीन, ठीक है। तो ये तीनों स्टेट्स में आपका एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो हैं विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। एग्जाम्पल आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, मेटलॉइड्स में, ठीक। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा एक स्टेयरकेस, सीढ़ी जैसा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो, एक्सट्रीम राइट साइड में आप देखोगे जहां पी ब्लॉक आता है वहां पे सीढ़ी जैसा आपका टेबल में अलग से नजर आ रहा होता है। तो उस स्टेयरकेस के दोनों साइड एलिमेंट्स जो होते हैं ऑलमोस्ट बीच के, वो मेटलॉइड्स हैं। जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करेंगे या पीरियोडिक टेबल करेंगे, वहां पे ज्यादा आपको डिटेल में सारे एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे, वहां आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया एलिमेंट्स। अब बात आती है कंपाउंड्स की। एलिमेंट्स में देखिए क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ था प्योर सब्सटेंस, ठीक है, एक ही टाइप का पार्टिकल था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर देन वन पार्टिकल हो जाएगा, और वो पार्टिकल्स मिक्स्ड अप हैं इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन। मतलब अब जैसे H2O है तो वो हमेशा, सपोज कीजिए, देखिए मैं यहाँ एग्जांपल ले लेती हूँ H2O। तो H2O में अगर आप देखें तो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, मोर देन वन पार्टिकल्स। क्या क्या होगा, कभी भी आप H2O कहीं भी देखोगे, मतलब किसी भी रिएक्शन से बन रहा है, या तो हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन, इसी के कॉम्बिनेशन में, और वो भी फिक्स्ड प्रपोर्शन, यानी कि 2:1 इस प्रपोर्शन में आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है, चेंज तो नहीं होगा। तो इसीलिए कंपाउंड्स आपके क्या हो गए, कंपाउंड्स कैन बी डिफाइंड एज, एलिमेंट्स में आपका क्या था, एक ही पार्टिकल थे ना, कंपाउंड्स में प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स which are present in fixed proportion by mass, ठीक है, ये याद रखना है, by mass, and which
कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू इट्स suitable elements by only fixed chemical methods। मतलब अगर आप इनको अलग अलग करना चाहो तो ऐसे ही मैकेनिकली अलग नहीं कर सकते, आपके लिए एक फिक्स कोई इसका केमिकल मेथड होगा। जैसे यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, है ना, तो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, बट अदरवाइज ऐसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपके फिक्स प्रोपोर्शन इंक्लूड हो गई। अब दो टाइप के आपके आगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए, टाइप्स आ गई इसकी। इनऑर्गेनिक में आपको पता है जो भी इस तरह के रिसोर्सेज हैं जो मिनरल्स रॉक से मिलते हैं, वो सारे कंपाउंड्स हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक में मेनली हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। वैसे तो ये डेफिनेशन देखिए, हम ये कह सकते हैं क्लियर नहीं है, या हम ये कह सकते हैं जस्टिफिएबल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स तो नहीं कहूँगे, कंपाउंड्स हैं जो हैं तो ऑर्गेनिक बट स्टिल वो हम इनऑर्गेनिक में ही पढ़ रहे हैं। कैसे ऑर्गेनिक है? अगर आप डेफिनेशन पे जाएंगे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से जो बने हुए हैं वो सब ऑर्गेनिक में आने चाहिए, बट नहीं। कार्बोनिल्स जैसे कि CO वाले आपके कार्बोनिल्स हैं, तो अगर आप देखें तो आप तो ये सोचेंगे कि ये होने चाहिए ऑर्गेनिक में, बट हम उनको स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक में। ठीक, तो इस तरह से इसके दो टाइप्स आपके फर्दर हो गए कंपाउंड्स के। ऐसे ही मिक्सचर देखिए फिर से आया, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। ये बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं इसमें और इसमें। एक ही चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो होमोजेनस हेट्रोजेनस मैंने आपको यहां बताया, सेम यहां पे भी वही चीज है। ठीक है, उसके पहले क्या, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में देखिए एक ही टाइप का सब्सटेंस था, पार्टिकल था। यहां पे आपका क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, और वो भी मिक्सड अप जो होंगे उसकी कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स का ना एक्चुअली डिफरेंस आता है कई बारी, उसके रिगार्डिंग कई बार MCQs आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, CBSE को लेके तो नहीं, बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये डिफरेंस हम करेंगे कंपाउंड्स और मिक्सचर का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले होमोजेनस और हेट्रोजेनस में आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि यहाँ पे एक ही तरह का फेज है, वहां पे मोर देन वन फेज है। यहाँ यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, वहां यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। यहाँ पार्टिकल्स आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, वहां पार्टिकल्स नेकेड आई से या तो दिख जाएंगे या फिर एटलीस्ट माइक्रोस्कोप में दिख जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद हम करेंगे इन दोनों का डिफरेंस और कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स का डिफरेंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। मिक्सचर्स में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का डिफरेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? MCQs जो आपके आते हैं वो इस सारे कॉन्सेप्ट्स को ओवरऑल आपको आना चाहिए, तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखिए होमोजीनियस में क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ओवरऑल एक ही जैसी कंपोजिशन होनी चाहिए। हेट्रोजीनस में नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, एक जैसी नहीं दिखेगी कंपोजिशन। फिर होमोजीनस में एक ही टाइप का फेज है, और यहाँ पे 2 और मोर डिस्टिंक्ट फेजेस। क्लियर? यहाँ पे आपके जो कंपोनेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं होमोजीनस में, दे आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। इवन आप माइक्रोस्कोप के अंडर भी देखोगे तो नहीं होंगे विजिबल। ठीक, तभी वो एक जैसा फेज आपको पूरा नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स आपके विजिबल हैं, या तो एटलीस्ट नेकेड आई से होंगे, नहीं तो एटलीस्ट माइक्रोस्कोप में तो दिख ही जाएंगे। ठीक, अब एग्जांपल देखिए, एयर। आप सोचेंगे एयर तो एक जैसी ही है ना, कि हमें एक जैसा फेस दिख रहा है, बट एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखिए लाइट में, एयर में आपके एक तो हमें वैसे भी पता है बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत कुछ है। प्लस लाइट में अगर आप देखेंगे तो आपको पार्टिकल्स दिखेंगे, है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन कई बारी एयर कंसीडर किया जाता है हेट्रोजीनियस में भी। ठीक है, तो ये एक तरह का पॉइंट ऐसा है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एयर को कभी होमोजीनियस में लिया जाता है, कभी हेट्रोजीनियस में। क्यों? क्योंकि अगर आप इन जनरल सोचोगे कि मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, हमें एक जैसा फेस दिख रहा है, देन इट इज होमोजीनियस। लेकिन अगर आप डस्ट पार्टिकल्स इंक्लूड कर रहे हो और लाइट में आपको डस्ट पार्टिकल्स अलग से नजर आ रहे हैं, तो वो हेट्रोजीनियस हुआ एक तरह से। ठीक है, अब दूसरा है एलॉयज। एलॉय आपके जो भी हैं, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज का मेडल है, वो उसमें एक जैसा ही फेस है। ठीक है, एलिमेंट्स आपके मिल गए तो मिलने के बाद ओवरऑल यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ठीक, उसके बाद है इधर हेट्रोजीनियस में एग्जांपल ऑयल इन वाटर। दो अलग अलग फेजेस आपको दिखते हैं, आप ऑयल मिलाओ पानी में, पेट्रोल मिलाओ, वो मिक्सअप नहीं होगा, दोनों आपको डिफरेंट अलग अलग नजर आ रहे होंगे। स्मोक में भी देखिए डस्ट पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं, तो वो एक जैसा नहीं दिख रहा होता, कंपोजिशन उसकी यूनिफॉर्म नहीं होती। ठीक है, इसलिए किस में आ जाएगा वो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो ये तो हो गया इसका इन दोनों का डिफरेंस। अब करते हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स का डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट, मिक्सचर्स में देखिए कंपोनेंट्स आपके किसी भी रेशियो में प्रेजेंट होंगे, और कंपाउंड्स में
फिक्स रेशियो बाय मास। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, मे और मे नॉट बी होमोजेनियस। अभी आपने देखा मिक्सचर्स हमारे होमोजेनियस हेट्रोजेनस दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स में क्या होगा, ऑलवेज होमोजेनस इन नेचर। जैसे कोई आपने कंपाउंड लिया वो एक ही जैसा होगा, उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, ठीक है, इसीलिए होमोजेनस होगा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सिमिलर और मिडवे बिटवीन दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसका क्या मतलब है कि मिक्सचर के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर आप उनको अलग अलग देखोगे, उनकी प्रॉपर्टी और मिक्सचर की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, लेकिन इसके केस में नहीं होगा। कंपाउंड्स में जैसे सपोज कीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, बनाया आप कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3, वो एक उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं, बना कैसे, CaO + CO2 से, तो उन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। सो इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, मतलब जो आपके इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनकी अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होगी और जो कंपाउंड बाद में बनेगा उसकी अलग। फिर क्या है फोर्थ पॉइंट में, सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल मेथड्स। बड़े आसानी से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं इसके पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन कंपाउंड के केस में अगर सेपरेट करना है देन ओनली सुटेबल केमिकल मेथड्स आर देयर, अदरवाइज नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्ड बाय फिजिकल चेंज। मिक्सचर आपका किसी फिजिकल चेंज के कारण ही होता है, बनता है, केमिकल रिएक्शन कोई नहीं होती इस केस में, है ना। आपने सपोज कीजिए सैंड एंड सॉल्ट है, दोनों को ऐसे लिया मिला दिया, कोई फिजिकल क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ फिजिकल चेंज। इसके केस में बाय केमिकल चेंज, हमने दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया, एक नया पूरा कंपाउंड बना है, ठीक। देन आपका इसके केस में, मिक्सचर्स के केस में क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, शार्प नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक पूरा नया अच्छा कंपाउंड बनाया हुआ है, इसकी उसकी वजह से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होगा, फिक्स्ड होगा। एग्जांपल आप ऑलरेडी देख ही चुके हो, देखो यहाँ पे ऑयल इन वाटर, स्मोक हो चुका, पहले भी अभी हमने किया था। कंपाउंड्स में कैल्शियम कार्बोनेट, H2SO4 जो भी है वो एक पूरा कंपाउंड है, ठीक है। ये हो गए आपके मिक्सचर्स कंपाउंड्स। अब बढ़ते हैं आगे, एटम एंड मॉलिक्यूल। अब दोनों में क्या फर्क है, देखिए एटम क्या है आपका, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच इज हैविंग, या जिसमें हो सकता है मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्यों, क्योंकि अब जैसे सपोज कीजिए मैंने एटम्स लिए आयरन का, कॉपर का, ये तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए मे और मे नॉट बी। मॉलिक्यूल के केस में क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो मॉलिक्यूल जैसे सपोज कीजिए वाटर, अब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, O2, ठीक है, Cl2, तो ये सब क्या है, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में आप अगर देखिए दो टाइप्स हम कह सकते हैं, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। नाम से पता लग रहा है, होमो एटॉमिक मीन्स सेम टाइप के जिसमें एटम्स हों। जैसे मैंने ये दो एग्जांपल लिखे, H2, O2, Cl2, ये किस में आ जाएंगे, मॉलिक्यूल तो है लेकिन होमो एटॉमिक टाइप वाले हैं, मतलब एक ही टाइप के एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं। दूसरा है आपका हेट्रो एटॉमिक, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है H2O, यानी कि एक से ज्यादा टाइप के उसमें एटम्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल है लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब बात आती है इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि आप सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज ना करो, बिना उसकी आइडेंटिटी को चेंज के जो प्रॉपर्टीज आप मेजर करते हो दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। डेंसिटी मेजर कर रहे हो, इस तरह की सॉल्युबिलिटी मेजर कर रहे हो, कुछ इस तरह की चीजें जहां पे केमिकल चेंज कोई नहीं हो रहा, वो सब आपके आ जाएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी उसमें आएंगी। बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जब आपका सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, मतलब व्हेन सब्सटेंस इज अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, चेंजेस इस तरह से हो रहे हैं कि केमिकली चेंज हो जाए, तो आपकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब उसके बाद आपकी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, जैसे आपको पता है फोर्स, वर्क, है ना, लेंथ, मास, टाइम। तो इन सब में कुछ आपकी बेसिक यूनिट्स हैं, कुछ के एक्चुअली 7 बेसिक यूनिट्स हैं जिन्हों भी हम स्टडी करेंगे, उनके यूनिट स्टडी करेंगे और उसके सिंबल, एंड उसके बाद उनकी कुछ डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो उनसे फर्दर
डिराइव्ड मतलब उनसे निकल के आई हैं, बन के आई हैं। अब देखिए यूनिट्स की जहां बात आ रही है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने आप न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें सब में यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। किस फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी यूनिट है वो पता होना चाहिए। उसको लिखते कैसे हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, अभी जब हम डिस्कस करेंगे सिंबल तो आपको पता लगेगा। कैपिटल एंड स्मॉल लिखने का भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक। डिराइव्ड यूनिट्स हैं, वहां पे भी सेम ये चीज है। उसके बाद आपके कन्वर्जन आएंगे। कन्वर्जन अगर आपको नहीं आती, जैसे सपोज कीजिए छोटी क्लास में आप सिंपली करते थे मीटर सेंटीमीटर का कन्वर्जन, है ना, इसी तरह से यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से आपको कन्वर्ट करनी यूनिट आनी चाहिए, ठीक। अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल स्टक हो जाता है। एंड मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगी, जैसे ये चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो इसमें आगे आपका मोल कॉन्सेप्ट आएगा या न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत सा पार्ट आएगा। न्यूमेरिकल्स सबसे आप कह सकते हो स्कोरिंग होते हैं। आप एक बार अगर कर लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो, यू हैव टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, मार्क्स आपके उसमें पूरे आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं 7 बेसिक यूनिट्स। सो 7 बेसिक यूनिट्स हैं, देखिए आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ये वैसे। लेंथ, ठीक है, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। यहां मैंने फिजिकल क्वांटिटी और उसके सिंबल्स लिखे हुए हैं, इस साइड मैंने उनकी एसआई यूनिट एंड सिंबल। अब बात आई है एसआई यूनिट की, तो देखिए एसआई यूनिट क्यों यूज की जाती है, क्योंकि इस तरह से तो अगर लेंथ को सपोज कीजिए कोई मीटर में मेजर कर रहा है, कोई सेंटीमीटर में, तो अगर जब आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी ओवरऑल, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, तब वहां पे क्या होगा कि आपकी यूनिट्स क्लैश करेंगी। इसीलिए एसआई यूनिट की जाती है यूज, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। एक यूनिट फिक्स कर दी, हर इंसान जो भी आपकी मेजरमेंट कर रहा है, जो भी कंपैरेटिव स्टडी होगी, मतलब डिफरेंट यूनिट्स यूज हो सकती हैं, बट एसआई यूनिट अगर है तो वहां पे आपकी कंपैरेटिव स्टडी या वहां पे आपको वो रीड आउट या वो स्टडी करना रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, कोई सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, कोई मिलीमीटर में, कोई मीटर में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए यूनिट हम हमेशा ऐसा यूनिट लेते हैं, ठीक। तो लेंथ स्मॉल एल से डिनोट, जिसकी यूनिट क्या है मीटर, स्मॉल एम से। मास स्मॉल एम से, ठीक है, या आप उसके बाद इसकी यूनिट है किलोग्राम केजी। टाइम के लिए स्मॉल टी, सेकेंड इसकी यूनिट एस। ये आपको पता ही है। इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं, यूनिट क्या हो गई एम्पियर, कैपिटल ए। अभी मैं कैपिटल और स्मॉल का रोल बताऊंगी आपको, फिर क्लियर हो जाएगा कि हम स्मॉल और कैपिटल क्यों कह रहे हैं बार बार। टेम्परेचर कैपिटल टी और इसकी यूनिट केल्विन, ठीक है। वैसे डिग्री सेल्सियस भी होती है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट आपकी केल्विन है, ठीक। कैपिटल के से हम इसको डिनोट करते हैं। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल एन से लिखेंगे हम इसको, मतलब एन से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या है इसकी मोल, और उसका सिंबल MOL। इसमें दोनों में फर्क है खाली ई का, ई हट जाता है आपका सिंबल में। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आपको यूजुअली केमिस्ट्री में कम यूज होती है, IV से हम डिनोट करते हैं। कैंडल इसकी यूनिट है, स्मॉल में लिखेंगे, अगर उसका सिंबल लिखेंगे तो स्मॉल c स्मॉल d, CD। अब आप देखिए, अगर स्मॉल t कैपिटल T दोनों यूज हो रहा है, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग मतलब है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, स्मॉल t कैपिटल T, हमें पता है कि हम कैपिटल T हमेशा टेम्परेचर के लिए यूज कर रहे हैं, स्मॉल t हमेशा टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। वो बात अलग है कि जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होगे, आगे बहुत जगह आपको ऐसा भी हो सकता है पढ़ते हुए बुक्स में, नोट्स में, कहीं पे भी स्मॉल t कैपिटल T मिक्स करके लिखा होगा, बट एक्चुअल में कैपिटल T हम टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, स्मॉल t हम टाइम के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही इधर भी है, देखिए यूनिट्स अगर आपकी सपोज कीजिए मैं लिख रही हूं, ये देखिए न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन आपकी फोर्स की यूनिट होती है। अब यहाँ कैपिटल N मैंने लिखा है, लेकिन इसी की जगह अगर स्मॉल nm लिख दूं तो ये नैनोमीटर हो जाएगा। दैट इज डिफरेंट थिंग। हम अभी इसके बाद नेक्स्ट जो है आगे डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे और प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस मतलब जैसे ये जो आगे लगे होते हैं, सेंटी, नैनो, तो कैपिटल और स्मॉल का बहुत रोल है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्दर कन्वर्जन करते हैं हम कुछ। एक तो टेम्परेचर को लेके मेजरमेंट वॉल्यूम में कैसी होगी, उन यूनिट्स का रिलेशन, एंड उसके बाद हम करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जैसे हमने कहा कि केल्विन उसकी SI यूनिट है, उसके अलावा 2 यूनिट्स और हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इनकी रेंजेस हैं, मतलब कि सपोज कीजिए वाटर के केस में अगर बात करें कि हम कहते हैं ना कि 0 से लेके 100, ठीक है, डिग्री सेल्सियस के केस में, ऐसे ही फ़ारेनहाइट और केल्विन की भी रेंज है। क्या रेंज है, वो रेंजेस कर लेते हैं हम तीनों के केस में। ये वाटर के लिए है, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप इसको
ये डिग्री सेल्सियस वाला हो गया, ये केल्विन, ये डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में आपको पता है 0 से 100 है, केल्विन में है आपका 0 प्लस 273 और यहाँ पे 373। अब ये क्या चीज़ है, कभी भी देखिए ये न्यूमेरिकल्स में बहुत आएगा कि क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम कन्वर्ट करके जो आपको फाइनल सॉल्व करना होगा वो केल्विन में ही लेना होगा। तो अगर आपको कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, आप उसमें 273 प्लस करेंगे और आपकी वैल्यू किस में बन जाएगी, केल्विन में। टेम्परेचर की वैल्यू सपोज कीजिए कहा हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या करोगे 5 प्लस 273 और आंसर क्या होगा फिर 278 केल्विन। और आप न्यूमेरिकल्स में फिर 27 जैसे जहां भी टेम्परेचर यूज करना होगा आप लोगे 278 केल्विन। ठीक है, अब इसमें याद रखने एक्चुअली यहाँ पे जो ये वैल्यू है 273 ये 273.15 है, बट हम अप्रॉक्स ले लेते हैं 273। ठीक, तो इसलिए रेंज हो गई 273 से 373 और यहाँ फ़ारेनहाइट में 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 3 अलग अलग रेंजेस हैं वाटर को लेके, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कन्वर्जन आपको इनकी तो पता लग गई। ठीक है, इसी तरह से कन्वर्जन है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की भी, वैसे कम यूज होता है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए इन केस कहीं जरूरत पड़ जाए एमसीक्यूज में। 2 फॉर्मूले हैं इसके, आई वुड सजेस्ट यू दोनों में से एक ही फॉर्मूला याद कीजिए। बच्चे क्या करते हैं दोनों याद कर लेते हैं, कंफ्यूजन होती है कहाँ मल्टीप्लाई था, कहाँ माइनस था, कहाँ प्लस था। तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए जो आपको ठीक लगे। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या है, जो भी फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी डिग्री फ़ारेनहाइट की -32। तो आपको अगर डिग्री सेल्सियस दिया है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट निकालना है वैल्यू तो भी आ जाएगी, या इसका वाइस वर्सा दिया है तो भी आप कर सकते हो एक ही फॉर्मूले से। जस्ट आपको क्या होगा, सिंपल मैथ्स लगाना होगा, बॉडमास रूल अप्लाई करना है, क्योंकि यूजुअली बॉडमास रूल क्या है कि आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, आंसर करेक्ट हमेशा आ जाता है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब बात आती है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम की। वॉल्यूम के केस में देखिए, अगर मैं इसको सपोज यहीं कर लेते हैं, वॉल्यूम के केस में 1 लीटर आपकी किसके बराबर होता है, 1000 ml के। ठीक है, ये आप नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं 1000 ml या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कन्वर्जेंस में ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। अब जो जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे वहाँ पे आपको वॉल्यूम जो है मैक्सिमम सेंटीमीटर क्यूब में कई बार लिखी होगी, कई बार मिलीलीटर में लिखी होगी। यहाँ से देखिए अगर आप देख सकते हैं तो क्या रिलेशन निकल रहा है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो आपको क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया होगा उस हिसाब से आपने कन्वर्ट करके कर लेना है। 1 मिलीलीटर दिया इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। यूजुअली जब गैसेस की रिएक्शन होगी, आपको आगे स्टेट्स ऑफ मैटर आएगा, वहां पे इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। उसके बाद है आपका ये रिलेशन तो है। अब अगर मैं सपोज करो मीटर और सेंटीमीटर के लिए करूं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम, हमें पता है 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के, लेकिन इस साइड भी क्यूब हो गया है, उस साइड भी क्यूब हो गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर था, हमने क्या किया, दोनों साइड क्यूब कर दिया। यहां तो आपका आ जाएगा, इस साइड तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 मीटर क्यूब जो कि ये है, लेकिन इस साइड क्या होगा 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। बट बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, 10⁻6 नहीं करते, 100 सेंटीमीटर क्यूब ही कर देते हैं। सो ये बेसिक कन्वर्जन्स जो हैं ये हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हम डिटेल में भी अभी करेंगे, वहाँ पे आपके और भी बहुत सी यूनिट्स आएंगी, बट ये तो हम मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम कर रहे थे इसलिए मैंने आपको यहाँ इंक्लूड कर दिया कि लीटर मिलीलीटर हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। तो दिस वॉज ऑल मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है हमारी डिराइव्ड यूनिट्स। सो जो हमने 7 बेसिक यूनिट्स की हैं उन्हीं से यूनिट्स डिराइव होंगी। कैसे, देखिए एरिया का आप क्या फॉर्मूला करते हो, लेंथ इंटू लेंथ, तो यूनिट क्या बन गई, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम ऐसा यूनिट ही कर रहे हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। मास की यूनिट आपने क्या की थी, केजी, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। ये मैं ऐसा यूनिट की बात कर रही हूं तो क्या बन गया, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, उसके बाद ऐसे ही वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है आपका,
डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रही हूँ मैं, अगर स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी की बात है तो डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ डी बाय स्मॉल टी। तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, मीटर के डिस्टेंस आपका लेंथ है ना तो मीटर आ गया, और टाइम के लिए सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड। क्लियर। एक्सीलरेशन में क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम या स्पीड बाय टाइम, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। देन फोर्स, फोर्स आपकी क्या होती है, फिजिकल टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास की आपकी क्या यूनिट करी आपने, केजी करी, और एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, केजी मास मल्टीप्लाई था ना, केजी यहां से आया आपका मास से, और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो या इसको रेज़ टू पावर -2, एक ही बात है। अब फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एसआई यूनिट कैपिटल एन, तो यानी 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्यों जरूरी है जानना, क्योंकि कई बार आपका सपोज करो क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में ये यूनिट नहीं दी होती लेकिन दिया होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप पहचान नहीं पाते कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये रिलेशन भी पता होने चाहिए। इसी तरह वर्क के लिए क्या है, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे अब आप कई सारी यूनिट्स निकाल सकते हो, ऐसा यूनिट्स अगर आप निकालो सपोज करो तो क्या होगी, फोर्स के लिए आपने ये कैलकुलेट की हुई थी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का एक और आ जाएगा मीटर, तो क्या कर देंगे हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन वर्क या एनर्जी इसका पता आपको, इसकी क्या यूनिट होती है, जूल, JOULE। ठीक है, जूल कैपिटल J से हम लिखते हैं, तो 1 जूल किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर, यहां से अगर हम फोर्स की लें N और डिस्टेंस की ले लें मीटर। तो इसी तरह से जो भी आपकी यूनिट्स डिराइव कर रहे हैं हम सिंपल बेसिक यूनिट से, ये सारी क्या आ जाएंगी, डिराइव्ड यूनिट्स। अब बात आती है लास्ट में खाली प्रीफिक्सेस की। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं प्रीफिक्सेस, सो दैट आपके उसके बाद कन्वर्जन्स हैं या जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसमें ये सारा कंटेंट आप अप्लाई कर सको। प्रीफिक्सेस देखिए कई सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वो लिए हैं जो मेनली ज्यादा यूज होते हैं हमें न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, सबसे पहला है डेसी। अब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 10 रेज़ टू पावर -1, सेंटी का 10 रेज़ टू पावर -2, मिली 10 रेज़ टू पावर -3, माइक्रो 10 रेज़ टू पावर -6। डेसी का तो स्मॉल डी सिंबल है, सेंटी का स्मॉल सी, मिली का स्मॉल एम, माइक्रो का म्यू, यू जैसा दिखता है। ठीक है, नैनो के लिए स्मॉल एन 10 रेज़ टू पावर -9, पिको के लिए स्मॉल पी 10 रेज़ टू पावर -12, फेम्टो के लिए स्मॉल एफ 10 रेज़ टू पावर -15। इसका क्या मतलब हो गया, जैसे 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -1 मीटर, ये मतलब हुआ इसका। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। आपको भी पता है, देखिए अगर आप इसको इस साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से ये कन्वर्जन्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, चाहे किसी भी फॉर्म में पूछी हो, कहीं पे भी जरूरत हो, क्योंकि आपको पता है यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल में फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद एक जगह 1 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये भी लेंथ की यूनिट है, 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। बहुत जगह यूज होता है, इसलिए मैंने बता दिया कि ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में काफी जगह आता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब देखिए ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो काउंटेबल नहीं होती, हम उनको मेजरिंग डिवाइसेस से मेज़र करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है कि हम कैसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है कुछ एरर हो, और अगर एरर नहीं तो हम उसको प्रॉपर यूज़ भी कर रहे हैं या नहीं। तो वो मेजरमेंट हमारी 2 चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो इंस्ट्रूमेंट पे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर ना हो, दूसरी क्या चीज़, स्किल ऑफ द ऑपरेटर कि जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको उसको पहले जीरो करना होता है, डिजिटल आपके जहाँ भी जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं वो चीज़ अगर किसी को नहीं आती सो इट मीन्स कि मेजरमेंट गलत हो रही है। अब ये 2 चीज़ों में हम पहले करते हैं एक्यूरेसी, ये रिलेटेड है डायरेक्टली कि मेजरमेंट कैसे की गई है। ठीक है, एक्यूरेसी क्या चीज़ है। अब सपोज कीजिए कोई मेजरमेंट की गई किसी भी चीज़ की, उसको हमने 4, 5, 6 टाइम्स किया और हमने उसकी एवरेज वैल्यू ली। ठीक है, अब अगर तो जो एक्चुअल वैल्यू थी यानी कि करेक्ट वैल्यू वो एवरेज वैल्यू के इक्वल है, देन आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट है।
ठीक है। इफ द करेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू द, ये कह लीजिए इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स इज इक्वल टू द करेक्ट वैल्यू देन योर मेजरमेंट इज एक्यूरेट। ठीक है, लिख देती हूं मैं, एवरेज वैल्यू शुड बी इक्वल टू किसके, एवरेज वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए करेक्ट वैल्यू के। ठीक, जरूरी नहीं है जो आपकी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स हैं वो भी आपस में पास हो, इस केस में जरूरी नहीं है। अब बात आती है प्रिसीजन की। ठीक है, इसमें देखिए आपने क्या करना है, यहां तो आपने कई सारी मेजरमेंट्स ली, उनका एवरेज वैल्यू लिया, फिर उसको हमने कंपेयर किया करेक्ट वैल्यू से। यहां पे हमने जितनी भी मेजरमेंट्स की हैं, अगर वो मेजरमेंट आपस में भी उनकी वैल्यूज आसपास हैं एंड इट्स वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू एवरेज वैल्यू, वहां पे करेक्ट वैल्यू का कोई रोल नहीं है। क्या रोल है उसमें, जितनी मेजरमेंट्स हमने की वो आपस में पास हो और एवरेज वैल्यू के पास हो, तब क्या हो जाएगी, वो वैल्यू आपकी प्रिसाइज कहलाएगी। क्लियर, यानी कि इंडिविजुअल मेजरमेंट्स आपकी जो भी होंगी, इंडिविजुअल वैल्यूज लिख लेती हूं मैं, इंडिविजुअल वैल्यूज क्लोज होनी चाहिए एंड ऑल्सो क्लोज टू एवरेज वैल्यू। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पे खाली एवरेज वैल्यू हमने ली सारी मेजरमेंट्स की, उसको कंपेयर किया करेक्ट वैल्यू से, और यहां पे हमने क्या किया है, जितनी आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं वो आपस में भी पास हैं एंड ऑल्सो क्लोज टू द एवरेज वैल्यू। ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो अब देखिए इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट केस लेते हैं ए। यहां पे मैंने एक्चुअली ये जो बॉल्स आपको दिख रही हैं ये मेजरमेंट शो की है ना। यहां पे फर्स्ट में देखिए पांचों मेजरमेंट्स पास हैं और ये जो एरोज हैं इट इज करेक्ट वैल्यू, जिसकी हम बात कर रहे थे ना, वो है ये करेक्ट वैल्यू। ठीक है, पहले केस में देखिए पांचों मेजरमेंट्स आपस में भी पास हैं और करेक्ट वैल्यू के भी पास हैं और इनकी एवरेज भी यही लाई करेगी। तो इसका मतलब इस केस में एक्यूरेसी भी गुड, प्रिसीजन भी गुड। ठीक है, तो बोथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन गुड फर्स्ट के केस में। ठीक है, इसमें से मैं अब लिखती जाऊंगी, स्मॉल में शॉर्ट में लिख दूंगी, जैसे पुअर ए, ठीक है, गुड, इस तरह से लिख दूंगी। सेकंड केस में देखिए करेक्ट वैल्यू आपकी यहां थी, है ना, पांचों वैल्यूज आपस में तो आसपास हैं, यानी प्रिसीजन तो है इसमें लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। इनका एवरेज भी इसी के बीच में लाई करेगा ना, तो प्रिसीजन के अकॉर्डिंग हमारा क्या था कि पांचों मेजरमेंट्स आपकी, जितनी भी आपकी मेजरमेंट्स हैं वो आपस में क्लोज होनी चाहिए और एवरेज वैल्यू के, तो वो तो होगा। लेकिन एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग क्या था कि करेक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब एवरेज वैल्यू आपकी करेक्ट वैल्यू के क्लोज होनी चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब पुअर एक्यूरेसी, ठीक है, एंड गुड प्रिसीजन। ठीक, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया P और इसके लिए लिख दिया एक्यू। थर्ड केस देखते हैं, पांचों वैल्यूज आपकी दूर दूर हैं, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आप क्या कहोगे, करेक्ट वैल्यू के पास है, इसकी एवरेज वैल्यू भी यही लाई करेगी और करेक्ट वैल्यू एवरेज वैल्यू इक्वल है, क्लोज है। तो इसका मतलब इस केस में हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसीजन नहीं है। ठीक, क्या कह सकते हैं हम, गुड एक्यूरेसी, पुअर प्रिसीजन। वैसे तो देखो, देखा जाए तो एक्यूरेसी भी गुड नहीं माननी चाहिए क्योंकि पांचों वैल्यूज आपकी बहुत दूर दूर हैं, बट अगर डेफिनेशन के बेसिस पे देखें तो वी कैन से दैट गुड एक्यूरेसी। लास्ट के केस में पांचों वैल्यूज पास में नहीं है यानी प्रिसीजन पुअर है, और अगर आप एक्यूरेसी के लिए चेक करोगे उसके केस में भी एक्यूरेसी पुअर आएगी। क्यों, करेक्ट वैल्यू यहाँ है, एवरेज वैल्यू भी कहीं और लाई करेगी, करेक्ट। तो यानी कि फोर्थ केस में क्या हुआ, पुअर एक्यूरेसी, पुअर प्रिसीजन। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो प्रिसीजन हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, स्किल ऑफ द ऑपरेटर पे भी, और हमने मेजरमेंट कैसे की है दोनों पे। लेकिन एक्यूरेसी किस पे डिपेंड कर रहा है कि मेजरमेंट कैसे की गई है, सिर्फ उस पे। फाइन, तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी जस्ट आपके एक आप कह सकते हो बेसिक्स हैं, इसके रिगार्डिंग वैसे यूजुअली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट इन केस कहीं आ जाए तो बहुत सिंपल सा पार्ट है। MCQs में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, अगर आता है तो। सो दिस वाज ऑल
अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या? अब देखिए, जो भी आपने मेजरमेंट की है वो आपको एक्यूरेट शो करनी चाहिए। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 5.432 ये आपने मेजरमेंट की, ठीक है, और एनालिटिकल बैलेंस जो था आपका वो था 0.001। तो जब आप आंसर लिखते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, दिस प्लस माइनस दिस, मतलब आपने क्या लिखा, 5.432 प्लस माइनस 0.001। अब इसका क्या मतलब है, प्लस माइनस मतलब कि 5.431 से लेके 5.433 तक आपकी वैल्यू लाई कर सकती है, एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि प्लस इतना और माइनस इतना दोनों हो सकता है। तो ये जब हम शो करते हैं, इसका मतलब हम एक्यूरेसी शो कर रहे हैं। फाइन। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट विच इज नॉट सर्टेन, वो सब मिला के क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। फाइन। अब इसके कुछ रूल्स हैं, देखिए। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगी, और वो जीरो जो नॉन जीरो के बीच में आए हैं, जैसे यहां देखिए तीनों नॉन जीरो हैं, तो यहां कितनी आपकी वैल्यू आ जाएगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे ये जीरो नॉन जीरो के बीच में था, तो इसको हम काउंट करेंगे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां ये वाला जीरो नॉन जीरो के बीच में नहीं है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर 2। ठीक है, तो जितनी नॉन जीरो आपके डिजिट्स हैं और जीरो इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, देन है आपका सेकेंड पॉइंट, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके जो लेफ्ट में होंगी जितनी जीरोस होंगी वो सब क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। तो मतलब यहां पे कितनी आपकी वैल्यू आएगी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नीचे वाले में 2, 8 और 9 खाली काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये 2 रूल्स हैं, ऐसे ही 2 रूल्स और हैं। सो थर्ड रूल है आपका, इफ नंबर एंड्स इन जीरोस बट दीज जीरोस आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, कि आपका जो भी डिजिट आपको दी हुई है वो जीरो से एंड होगा, लेकिन वो जीरो कहां होगी, ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, देन ऑल दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, अगले में ये भी राइट साइड है 4, इससे अगले में ये वाली दोनों काउंट नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि सेकेंड वाले रूल के अकॉर्डिंग, बट ये वाली काउंट होगी, यानी कि 3 वैल्यू। उसके बाद लास्ट रूल क्या है, इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस, अभी जैसे यहाँ पे क्या था कि एंड्स इन जीरोस, बट वो जीरो कहाँ होगी, राइट साइड में, तो ये क्या कहता है, वो जीरो अगर लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट हो, ठीक है, तब आपकी वो जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी। अब देखिए जैसे ये है 30900, यहाँ अगर मैं डॉट लगा के जीरो लगा दे रही हूँ, इसका मतलब यही है ना कि ये जीरोस जो भी हैं लेफ्ट साइड है डेसिमल पॉइंट में, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे, जैसे सपोज कीजिए मैंने किया 3.09 इंटू 10⁴, या फिर 3.090 इंटू 10⁵। तो इसी तरह से आप कई फॉर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जब भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, ये 10 वाली जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब 10 उसकी पावर, उसको आप काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में। आपने सिर्फ क्या देखना है, आगे वाली वैल्यूज। जैसे इसमें कितने हो जाएंगी, 3, इसमें 4, इसी तरह से अगर आप करो 3.0900 तो वहां पे 5। करेक्ट। तो ये आपके 4 रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर के। अब बात आती है, अगर हम कई सारे मेजरमेंट्स लेते हैं या कई सारी वैल्यूज हैं, उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर जो आना चाहिए उसकी वैल्यू आपने ऐसी लिखनी है कि जितनी आपकी 4-5 वैल्यूज थी जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे थे या डिवाइड कर रहे थे, उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें भी है, सपोज कीजिए ये तीनों ही था, सपोज कीजिए तीनों को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड मिला के किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देन इससे डिवाइड कर दिया, तो आपको फाइनल आंसर किस में निकालना है। देखिए यहाँ तीनों में कितनी कितनी फिगर्स हैं, 2, 4, 3, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई, 2। तो आपका फाइनल आंसर ऐसे एक्सप्रेस होना चाहिए रिजल्ट, जिसमें कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। करेक्ट। ये बात हो गई मल्टीप्लाई डिवाइड की।
अब बात आती है एडिशन सब्ट्रैक्शन की। इसमें आप क्या करते हो, सिग्निफिकेंट फिगर का कोई रोल नहीं है, इसमें है रोल राउंडिंग ऑफ का, कि आपका फाइनल आंसर राउंड ऑफ करके आना चाहिए। ठीक है, अब पहले देखते हैं राउंड ऑफ के रूल्स क्या हैं। 2-3 रूल्स राउंड ऑफ के हैं, वो कर लेते हैं, फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल डिस्कस करेंगे। सो राउंड ऑफ कैसे करते हैं, देखिए आपको सपोज कोई मैंने डायरेक्टली एग्जांपल लिया है, उसी से क्लियर हो जाएगा। आपको यहां तक अगर डिजिट रखनी है, ठीक है, रिटेन करनी है, तो इससे अगले वाला नंबर आपको सबसे पहले चेक करना होगा। अगर ये मोर देन, ये तो जैसे लेस देन 5 है, अगर ये लेस देन 5 है तो क्या करेंगे हम, ये वाली वैल्यू आपकी एज सच रह जाएगी, यानी 1.43 आप इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे। क्लियर। अब है कि जहां तक रिटेन करना था उससे अगली वाली वैल्यू मोर देन 5 है, तब आप क्या करोगे, 1.44। क्लियर। अब अगर वो वाली लास्ट वाली वैल्यू 5 ही है, लेस देन मोर देन तो कर लिया आपने, 5 ही है, तो वहां 2 केस आता है कि उससे जस्ट पहली वाली वैल्यू, प्रीसीडिंग वैल्यू आपकी या तो ऑड होगी या इवन होगी। ठीक है, ऑड के केस में आपने वैल्यू राउंड ऑफ कर देनी है, एक बढ़ा देनी है, इवन के केस में आपकी सेम रह जाएगी। इतनी सी चीजें हैं राउंड ऑफ के लिए रूल्स। ठीक है, 3 रूल्स हैं ये। लेस देन 5 सेम रह जाएगा, मोर देन 5 इंक्रीज कर दोगे, अगर 5 है ऑड है तो इंक्रीज होगा, इवन है तो सेम रहेगा। ठीक। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट की जो आपने, मैं रूल की बात कर रही थी, उसमें जितनी वैल्यूज आपने ली, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, जो भी किया, फाइनल आंसर आपका किसमें एक्सप्रेस होगा, जितने की लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू होगी। सपोज करो 3-4 मैंने चीजें प्लस की, 1.453, ठीक है, 12.1, 1.98, तो आपने जब इसको प्लस किया, फाइनल आंसर आपका डेसिमल प्लेसेस के बाद देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो फाइनल आंसर आपका कैसे होगा, डेसिमल के बाद एक वैल्यू तक। दैट्स इट। वहां पे क्या था, मल्टीप्लाई डिवाइड में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, यहाँ राउंड ऑफ को लेके कैलकुलेट किया जाता है कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली जो भी आपकी वैल्यू होगी आफ्टर डेसिमल, जितनी वैल्यूज होंगी उसके हिसाब से आप फाइनल रिजल्ट एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, वहां बताइएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए। आप जो भी इस तरह के क्वेश्चन है उसको पॉज करके बीच में खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने आपको वैल्यू दी एवोगैड्रो नंबर। अब क्या बताया था मैंने, 10 की पावर वाली चीज जो है इसको हम नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक। अब 8000, ये आपका कौन सा रूल आया, 4th रूल। अब इसको मैं एक्सप्रेस करूंगी, अगर 8 × 10⁴, 8 × 10⁵, इस तरह से अलग अलग फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसके हिसाब से आपकी क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि वेरिएबल सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आपने एक्सप्लेन करना है कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी इस तरह की वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके बेसिस पे वेरिएबल आंसर्स आएंगे। तो आप कोई 2 एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने उसमें करके बताया था ना, कोई 2 एग्जांपल आप करो, × 10⁴, × 10⁵, एंड सिमिलरली कर दो कि इन दिस वे वेरिएबल आंसर्स विल कम आउट। ठीक। और उसके अलावा सपोज कीजिए आपकी पाई की वैल्यू है, पाई में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अब पाई की वैल्यू देखी होती है 22/7। ठीक है, या फिर इसको आप अगर क्या लिखते हो, 3.14, इसके आगे भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, यानी कि ये आपकी वैल्यू एक्सटेंड करती जा रही है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि कहां तक एक्सटेंड होगी, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। करेक्ट। सो दिस वाज ऑल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें कि हमें यूनिट के कन्वर्जन को सीखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक। सो डायमेंशनल एनालिसिस, इसी में आप क्या करते हो, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर इसी में आता है। ठीक है, जो मैं आपकी बात कर रही थी ना कि हमें यूनिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए, विच इज वेरी हेल्पफुल इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर क्या चीज है, अब देखिए आपको जैसे पता है 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यूनिट का मतलब क्या होता है 1, इस चीज को मैं 2 तरीके से लिख के आपको दिखा रही हूं। सी 1 मीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 होगा। इसी को अगर मैं अपोजिटली क्या लिख सकती हूँ, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मैंने 2 फॉर्म्स में लिखा,
दोनों ही एक ही बात है, एक बार मैंने इसको न्यूमरेटर में रखा, एक बार इसको न्यूमरेटर में रखा, है ना। तो ये आपके क्या हुए, ये आपके हुए यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक, मतलब जो कि आपको यूनिट को कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या है कि यूनिट्स जो आप कन्वर्ट कर रहे हो एक दूसरे में, वहां जहां आप डायमेंशंस का यूज कर रहे हो, डायमेंशंस का यूज किया ना आपने, ये आपने ऑलरेडी फिजिक्स में भी देखी डायमेंशंस पढ़ी हो, ये सेम वही चीज यहाँ पे भी है। तो जब आप डायमेंशंस का यूज करते हो कि आपकी यूनिट्स पीछे वाली क्या है, वो एनालिसिस आपका कहलाता है डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें आप यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स का यूज करते हो। अब यूज कैसे करना है, जो भी आपको रिलेशंस क्वेश्चन में गिवन होंगे उसको आपने पहले इस तरह से उनके यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आंसर आपको जिस भी फाइनल यूनिट में लाना है उसके हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करना होगा कि एक्स्ट्रा यूनिट्स आपकी कैंसिल आउट हो जाए, फाइनल यूनिट जिसमें कि आपको आंसर चाहिए सिर्फ वो रह जाए। क्लियर है। एग्जाम्पल करते हैं, सपोज कीजिए कोई आपके पास लेंथ ले लीजिए, कोई ये वायर है 12 फुट लॉन्ग, ठीक है, 12 फुट लॉन्ग आपकी वायर है। इसको हमने कन्वर्ट करना है इंचेस में, ठीक। 1 फुट में आपके कितने इंचेस होते हैं, इज इक्वल टू 12 इंचेस। अब यहां से आपके दो कन्वर्जन फैक्टर्स आएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, 1 फुट डिवाइड बाय 12 इंचेस, ठीक है। मैं यहां रब करके आपको करके दिखा देती हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हो गया रिलेशन, इसके हम लिखते हैं यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स। कैसे, एक क्या आ जाएगा 1 फुट डिवाइड बाय 12 इंचेस इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या हो गया 12 इंचेस डिवाइड बाय 1 फुट, ये भी आपका इक्वल टू 1। अब हमें आंसर किस में चाहिए था, इंचेस में। तो यानी आपको 12 फुट को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में से किसी एक यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से, या तो वो ये होगा या फिर ये होगा। कैसे डिसाइड होगा, आपको एक ऐसा यूनिट कन्वर्जन फैक्टर दोनों में से चूज करना है जिसमें आपकी एक्स्ट्रा यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाए, आपकी डिजायर्ड यूनिट रह जाए। यहां ऊपर आपका फुट दिख रहा है तो यानी आपके डिनोमिनेटर में फुट आना चाहिए, तभी आपका कैंसिल आउट होगी और फाइनल आंसर इंचेस में आएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, इंटू 12 इंचेस डिवाइड बाय 1 फुट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका 144 इंचेस, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट कन्वर्जन, उस पे बेस्ड क्वेश्चन। ये तो देखिए यहाँ पे एक ही यूनिट इन्वॉल्व हो रही थी, एक ही रिलेशन इन्वॉल्व हो रहा था, आई कैन से। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मल्टीपल रिलेशंस हैं, जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर का आपको कन्वर्ट करने को कह दिया जाए इंचेस तक, आपके जितने रिलेशंस हैं आप इस तरह से लिखोगे, सबके यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लिखोगे, देन इस हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे कि आपकी एक्स्ट्रा यूनिट्स कैंसिल आउट होती जाएं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। 3 किलोमीटर में आपके कितने इंचेस हैं, यही कह रहे थे ना हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जिसमें कि आपके 3 किलोमीटर में हाउ मेनी इंचेस, ठीक है। क्वेश्चन में आपको रिलेशन वैसे तो मैक्सिमम टाइम गिवन होता है, सॉरी, ठीक है। क्या करोगे आप, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद दूसरा रिलेशन आपको दिया हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 1.094 यार्ड, ठीक। और तीसरा आपको दिया हुआ है 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंचेस, ठीक। क्या करना है अब आपने, तीनों के अलग अलग यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स आएंगे, सबके 2 यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स आएंगे, और आप कैसे डिसाइड करोगे, वैसे ही सेम जैसे यूनिट कैंसिल आउट करनी है। तो मैं डायरेक्टली 3 किलोमीटर से लिख रही हूं, ठीक है। एक आपका क्या आ जाएगा 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1000 मीटर, दूसरा यूनिट कन्वर्जन क्या आएगा 1000 मीटर डिवाइड बाय 1 किलोमीटर। तो हमें पता लग रहा है हमें अपने किलोमीटर वाली यूनिट कैंसिल आउट करनी है, इसलिए हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जरूर याद रखो कि यूनिट सब जगह लिखना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप करेक्टली नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, इसके केस में क्या हो जाएगा, अब हमें क्या कैंसिल आउट करना है, मीटर, यानी मीटर हमारा नीचे जाना चाहिए। सो 1.094 यार्ड डिवाइड बाय 1 मीटर। अब हमारा यार्ड कटना चाहिए, तो 36 इंचेस डिवाइड बाय 1 यार्ड। यार्ड कट किया मैंने, यहाँ से मीटर कट किया, यहाँ से किलोमीटर कट किया, ठीक।
पूरा आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हमारी वैल्यू आ गई 1.18 इंटू 10⁵ इंचेस। क्लियर? सो इस तरह से आपके, ये तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर रहे हो, बट जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे वहां पे आपको रफ में जस्ट करना होगा, क्योंकि आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल में फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर? तो इसलिए मैंने यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स, या जितने टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़े हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, ये सारे टॉपिक्स ओवरऑल केमिस्ट्री में आपके यूजफुल हैं, तभी ये आपके हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। ये टॉपिक्स देखिए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं थे, बट इनके बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई टुक ऑल दीज टॉपिक्स टू मेक इट क्लियर कि इनको कैसे हम अप्लाई करते हैं फर्दर चैप्टर्स में, न्यूमेरिकल्स में। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे जो लॉज हैं, आगे जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो पढ़ेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये प्लीज़ ज़रूर बताएं। अपना जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ भी, चाहे क्वेरी है, चाहे आपके कोई सजेशंस हैं, प्लीज़ वो हमें ज़रूर बताएं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।